Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 18th of February 2023. 18 फरवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले आज के सवालों के साथ। उससे आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। तो ये दो चीज़ आप ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहला सवाल है, ओमोर्गस खानदेश which was recently discovered is a species of, किसकी स्पीशीज है ओमोर्गस खानदेश? ऑप्शंस आर हनी बी, बर्ड, बीटल या टॉर्टोइज। तो आपको बताना है ओमोर्गस खानदेश किसकी स्पीशीज है। करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, बीटल। आज मैं आपको न्यूज़ में पढ़ाऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कातकारी ट्राइब्स। कातकारी ट्राइब्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दे आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दे आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार एंड झारखंड। तीसरा कह रहा है द बिहू डांस इज परफॉर्म्ड बाय द कातकारी ट्राइब टू मार्क द हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू ओनली, या वन, टू एंड थ्री। ठीक है ना। तो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज वन ओनली। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बिहार और झारखंड से नहीं, महाराष्ट्र और गुजरात की ट्राइब है कातकारी ट्राइब। एंड बिहू डांस आप सबको पता है असम में बिहू ट्राइब द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा सवाल है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी रिसेंटली वॉज इन न्यूज़, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन आर ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी पंजाब या डी महाराष्ट्र। द करेक्ट आंसर अगेन फॉर दिस इज बी राजस्थान। भरतपुर बर्ड सेंचुरी यहाँ लोकेटेड है। ठीक है ना। तो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स पीआईबी और बाकी जगह के। तो पहला है रिसेंटली की धारा, जो एनुअल मीटिंग है ऑफ द रिवर सिटीज अलायंस, वो कॉन्क्लूड की गई। धारा क्या है? धारा स्टैंड्स फॉर ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। याद रखिएगा, धारा का फुल फॉर्म क्या है? ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शंस फॉर अर्बन रिवर्स। ये एनुअल मीटिंग है मेंबर्स ऑफ रिवर सिटीज चैलेंज की। तो रिवर सिटीज चैलेंज के मेंबर की एनुअल मीटिंग जो होती है उसको धारा बोलते हैं, ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। ऑब्वियस सी बात है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के अकॉर्डिंग नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इसके साथ पार्टिसिपेट करती है। अब सवाल है, रिवर सिटीज़ चैलेंज क्या है या रिवर सिटीज़ एसोसिएशन क्या है, अलायंस क्या है, सॉरी। तो रिवर सिटीज़ अलायंस 2021 में बना था। याद रखिएगा, रिवर सिटीज़ अलायंस 2021 में बना था। इसका पर्पस है, इट एक्ट्स एज अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर रिवर सिटीज़ टू आइडिएट, डिस्कस एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर्स। तो रिवर सिटीज़ जो अलायंस है वो बेसिकली डिस्कस करता है, डिबेट करता है और आइडियाज़ निकालते हैं फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर्स। इम्प्लीमेंटेशन होता है, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय इन पार्टनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मेंबर्स की बात करें तो अलायंस स्टार्ट हुआ था 30 सिटीज़ से इन 2021 एंड करेंटली हैज़ 95 सिटीज़ एज मेंबर्स। ठीक है ना। एंड इट इंक्लूड सिटीज़ फ्रॉम बोथ द गंगा बेसिन एंड नॉन गंगा बेसिन स्टेट। तो गंगा बेसिन, नॉन गंगा बेसिन दोनों के सिटीज़ हैं। एंड द अलायंस फोकस्ड ऑन 3 ब्रॉड थीम्स, जिसमें 3 थीम्स मेन है, नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट। तो नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट, ये याद रखिएगा। दूसरी जो न्यूज़ है वो है आपातानी ट्राइब के रिगार्डिंग। तो आप सबको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपातानी ट्राइब कहाँ की है। तो आपातानी ट्राइब जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश की है। अब आपातानी ट्राइब का एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो न्यूज़ में था, वो मैं आपको बता दूंगा। तो अरुणाचल प्रदेश की ये ट्राइब है। इनके मेजर फेस्टिवल्स याद रखिएगा, म्योको, द्री, यापुंग और मुरुंग। ठीक है ना, याद रखिएगा आपातानीज के मेजर फेस्टिवल कौन कौन से हैं? म्योको, द्री, यापुंग और मुरुंग, ये फेस्टिवल्स हैं। एंड इनका इफेक्टिव ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल, मतलब इनका एक आपातानीज आर नोन फॉर देयर इफेक्टिव ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल। तो इनके इफेक्टिव ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल है जिनको कहते हैं बुलियान। याद रखिएगा, देयर इज़ अ बुलियान। बुलियान क्या है? इफेक्टिव विलेज ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल होता है जो कि सुपरवाइज करता है, गाइड करता है एंड लीगल ओवरसाइट प्रोवाइड करता है पूरे कम्युनिटी को। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली जो न्यूज़ है वो है ओमोर्गस
खानदेश के रिगार्डिंग, कल ही न्यूज़ में था एक्चुअली। इट्स अ न्यू बीटल स्पीशीज अमोरघस खानदेश। अब ये एक नेक्रोफैगस है एंड इट इज़ कॉल्ड केराटिन बीटल एज वेल। इसको नेक्रोफैगस और केराटिन बीटल भी कहा जाता है। नेक्रोफैगस मतलब कि नेक्रोफैगी क्या होता है, इट इज़ फीडिंग बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स डेड और डिकेइंग एनिमल फ्लैश दैट इट डिड नॉट किल। तो एक ऐसा इंसेक्ट है ये जो कि फीड करता है ऑन एन ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग एनिमल फ्लैश दैट इट डड नॉट किल, इसने जिसको नहीं मारा। तो नेक्रोफैगी बोलते हैं इसको, नेक्रोफैगस बोलते हैं। तो इंसेक्ट्स इन एग्जिबिटिंग दिस बिहेवियर इंक्लूड बरीइंग बीटल्स, वॉस्प, ब्लो फ्लाइज, ये सब अलग अलग स्पीशीज हैं जो नेक्रोफैगी या नेक्रोफैगस होते हैं। तो ये ओमोरघस खानदेश भी नेक्रोफैगस है। केराटिन बीटल भी इसको कहा जाता है। फीचर्स याद रखिएगा, दिस बीटल ऑफ द बीटल्स ऑफ दिस ग्रुप आर समटाइम्स कॉल्ड हाइड बीटल्स एज वेल बिकॉज दे टेंड टू कवर they tend to cover their body under the soil and hide, ये soil के अंदर hide कर जाते हैं। and they are not photogenic, they are usually black or gray and incrusted in the dirt and their bumpy appearance is distinct with short dense, ये सब याद रखिएगा। and the beetle is important for forensic science, Amorghus khandesh is important for forensic science as it helps in detecting the time of death of an animal or human। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज का नाम क्या है, एमवी गंगा विलास। तो एमवी गंगा विलास इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो ये तो न्यूज़ आइटम्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगला जो न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट सेज नो टू सील्ड कवर सजेशंस इन अदानी केस। अब कल आपको पता होगा कि एक कहा गया था कि कोर्ट ने कहा था कि कमेटी सेटअप की जाएगी टू एग्जामाइन द हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ऑफ ऑन द अदानी ग्रुप। और गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको सील्ड कवर में कुछ चीज़ें देना चाहते हैं। अब सील्ड कवर में क्यों गवर्नमेंट देना चाहता था इस केस से रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि उनका ये कहना था कि मार्केट के सेंटिमेंट्स लो ना हो जाए। अगर हम ओपन में उसको देंगे, डिस्कस करेंगे, तो मार्केट जो है वो हो सकता है कि इट माइट एक्ट निगेटिवली टू दैट न्यूज़ एंड वो मार्केट में गिरेगा तो लोगों का पैसा डूबेगा, ये सारी चीज़ें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वी विल नॉट एक्सेप्ट योर सील्ड कवर सजेशंस इन अदानी केस। हम ओपन में ट्रांसपेरेंसी में बात करना चाहते हैं, सील्ड कवर में बात नहीं करना चाहते। कोर्ट ने कहा दैट एक्सेप्टिंग द गवर्नमेंट्स सजेशन इन हश हश मैनर वुड प्रूव डेट्रीमेंटल टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कमेटी एंड इट्स फ्यूचर वर्क इन द आइज ऑफ द नेशन। तो वी कैन नॉट अलाउ दैट। सो अडानी हिंडनबर्ग केस से रिलेटेड जो भी है वो ऐसा आप डिस्कस करें कि दूसरी पार्टी को भी समझ में आए, है ना। तो यहाँ पे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने थोड़ा बहुत मतलब कुछ चीज़ें समझी जिसमें शॉर्ट सेलिंग का मेथड उन्होंने समझा। तो शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, बेसिकली इन्वेस्टर्स बोरो, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्वेस्टर्स बोरो द शेयर्स एंड सेल देम expecting to buy them back later at a lower price before returning them to the lenders and making profits on the difference between the higher sale price initially and the lower purchase price subsequently। तो क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे शॉर्ट सेलिंग में क्या किया जाता है, पहले सेल कर दिया जाता है। देखो जब आप इंट्राडे करते होगे ना, इंट्राडे इसमें सेलिंग होती है। क्या होती है, जब आप शेयर मार्केट में जाओगे तो एक इंट्राडे सेलिंग होती है। इंट्राडे में आप शेयर को बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे अगर आपने बाय किया तो आप क्यों बाय कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि बाद में प्राइस बढ़ेगा तब आप इसको सेल कर दोगे, ठीक है ना। तो एक कैसे प्रॉफिट बन सकता है। दूसरा प्रॉफिट बन सकता है कि पहले आप सेल कर दो, मतलब खरीदने से पहले ही सेल कर दो। ये भी एलिजिबिलिटी आपको रहती है, मतलब कि आप इंट्राडे में जब करोगे ना ट्रेडिंग, तो आप देखोगे कि पहले आप सेल कर सकते हो और जब उसका प्राइस घट जाए तब आप उसको बाय कर लो। जब आप उसका प्राइस घट जाएगा तो आप उसको बाय कर लोगे। तो इसका क्या हुआ, सेल आपने कर दिया ज़्यादा पे, बाय आपने किया कम पे, तो बीच का जो ये मार्जिन है आपका प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इसको याद रखिएगा। दैट इज़ द थिंग विच इज़ द प्रॉफिट। और मतलब वो चीज़ आपके पास थी ही नहीं, पहले वो शेयर आपके पास थे नहीं, आपने उनको बेच दिया कि मान लो चलो 5,000 में मैं इसको बेच रहा हूँ और बाद में आपने इसको 2,000 में ख़रीद लिया है, ठीक है ना। तो ये खरीदना बेचना ये नल हो गया, मतलब आपके पास आया गया कुछ नहीं, लेकिन 5,000 में आपने बेचा, 2,000 में ख़रीदा, तो 3,000 आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये होता है इंट्राडे में, शॉर्ट सेलिंग में यही होता है। तो ये आपको याद रखना है। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आउट वोटिंग बाय नॉमिनेटेड मेंबर्स। यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि जो एल्डर मैन है यार, कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है, ये नाम ज़रूर याद रखना है, एल्डर मैन।
तो ये बेसिकली क्या है, व्हाट इज़ दिस, दीज आर द नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड इनको वोटिंग अलाउड नहीं है मेयोरल इलेक्शंस में, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, आप मेरे साथ बढ़ सकते हैं। नोबल लॉरिएट अमंग फ्रेंच ऑथर्स इनवाइटेड टू बुक फेयर। अभी यहाँ पे प्रगति मैदान में 25 फरवरी से बुक फेयर लगेगा, तो वहाँ आपको पता है कि इस बार नोबेल लॉरिएट एनी अर्नॉक्स को भी बुलाया जा रहा है। तो ये 2022 की ही नोबेल प्राइज़ विनर है ना, एनी अर्नॉक्स। तो याद रखिएगा, ये नाम भी याद रखिएगा, 2022 की नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर है ये, ठीक है ना, एनी अर्नॉक्स। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे तो कोई न्यूज़ नहीं है, एडिटोरियल पार्ट में ज़रूर है। पहला है एडिटोरियल सोशल सिक्योरिटी एंड द स्टोरी ऑफ टू बजट्स। तो यहाँ पे दो बजट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक तो आपका नेशनल बजट जो हमारा सेंटर का है, दूसरा राजस्थान का बजट है। और जो स्कीम आई है यहाँ पे डिस्कशन में वो है NSAP स्कीम, यानी कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम स्कीम आई है। ऑथर का कहना है कि जो सेंट्रल का बजट हम देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि सोशल सिक्योरिटी में, वेलफेयर स्कीम्स में, फूड सिक्योरिटी में, हर जगह कटिंग आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आपने मनरेगा में देखा होगा, मनरेगा में आपको कटिंग देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, दिस इज़ बेसिकली अंडरमाइनिंग द ऑलरेडी प्रिकेरियस लाइफ्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल। ऑथर का कहना है कि जो लोग ऑलरेडी प्रिकेरियस कंडीशन में रह रहे हैं उनको और अंडरमाइन करने वाली बात है ये, ठीक है ना। ऑथर ने कहा है कि सेंटर ने साइडलाइन कर दिया है जो NSAP के अंतर्गत उनकी स्कीम थी 2007 से, आपको चल रहा होगा, एक सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसको बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। अब इसका जो जो मतलब डिसबर्सल है वो बिल्कुल बहुत ही लो सम अमाउंट है। ₹200 दिए जाते हैं एल्डरली को, ₹200 आर गिवन टू एल्डरली पर मंथ एंड ₹300 आर गिवन टू विडोज़ एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है ना। एंड ये दिए किसको जाते हैं 200 और 300, केवल उनको जो BPL फैमिलीज हैं, जो BPL फैमिलीज हैं 60 साल के ऊपर के लोग हैं, और ये कंडीशंस हैं, आपको एल्डरली हैं, विडोज़ हैं, या आपके डिसेबल्ड हैं, ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि बजट में NSAP का जो रहा है कंट्रीब्यूशन हमेशा कम रहा है, ठीक है ना। इनफैक्ट इस बार उसको और कम कर दिया गया है, 16 करोड़ और घटा दिया गया है। तो ऑथर ने कहा कि दिस इज़ द मॉकरी ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ, दिस इज़ द मॉकरी ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ। एक तरफ आप इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हो, दूसरा NSAP जो एक तरीके की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम थी आपकी, उसमें आपने बेसिकली बहुत कम लोगों को इंक्लूड किया है, ठीक है ना। तो न केवल यहाँ पे एक तो पैसा कम है, दूसरा इंक्लूड भी कम लोग हैं। इससे ज़्यादा तो मतलब राजस्थान की जो ये नॉन कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र स्कीम है उसमें लोगों को इंक्लूड किया गया है। तो वही चीज़ जो ऑथर ने कही कि ये बिल्कुल घटता गया है। जो NSAP का एक्सपेंडिचर है वो पहले 0.58% हुआ करता था 14-15 तक, और अभी अगर 23-24 में देखेंगे तो 0.21% हो चुका है करंट बजट का। तो मतलब कि एक तरह से और डिक्लाइन आपको इसका परसेंटेज में भी देखने को मिलेगा। राजस्थान जो है सोशल सिक्योरिटी पेंशन प्रोवाइड करता है टू नियरली 90 लाख पीपल, वहीं पे NSAP जो कवर करता है वो केवल 10 लाख पेंशनर्स को कवर करता है। तो मतलब कि केवल राजस्थान स्टेट में अगर स्कीम देखें तो वो ज़्यादा बेटर है। ऑथर ने कहा दूसरा जो प्रॉब्लम हुई है कि आज तक इसका अमाउंट नहीं बढ़ाया गया, 200 और 300 रखा गया है, जबकि इन्फ्लेशन का अगर हम देखें, कुमुलेटिव देखें, बात करें इन्फ्लेशन की 2007 से 2023 तक, तो 193.19% का इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा। एवरेज इन्फ्लेशन रेट आपको 6.95% का देखने को मिलेगा। मतलब कि जो 200 रुपये दिए जाते थे 2007 में, वो कम से कम अभी 586 रुपये 2023 में दिए जाने थे, जो कि अगर इंडेक्स प्रॉपरली इंडेक्स करते। अब आप बताओ पूरे महीने में 200 रुपये देने का मतलब क्या है कि आप एक दिन में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि व्यक्ति 7 रुपये में अपने पूरे घर के काम चला रहा है, ठीक है ना। अगर आप 200 रुपये दे रहे हो तो उसका मतलब क्या हो कि आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि 7 रुपये प्रतिदिन में काम चला रहा होगा, है ना। तो अब 7 रुपये में कौन सा व्यक्ति रह सकता है भाई एक दिन में, ये बताओ। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ क्रूअल जोक ओनली। तो पहली चीज़ तो अमाउंट जो कम है वो, दूसरा चीज़ है जो लोग कम इंक्लूडेड है वो, है ना, ये सारी चीज़ें। अब इसमें आप ये सोचो, तीसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो एस्टिमेटेड बेनिफिशरीज हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो अभी भी 2001 के सेंसस हैं, दे आर स्टिल कमिंग फ्रॉम 2001 सेंसस, ठीक है ना। एंड इसके अलावा भी अगर आप देखें, जो डिसेबिलिटी का पैसा मिल रहा है वो केवल उनको मिल रहा है जो 80% से ज़्यादा डिसेबल्ड है, हु आर मोर देन 80% डिसेबल्ड। तो डिसेबिलिटी भी 80% से ज़्यादा चाहिए, तब जा कर के कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अब ये सब तो चीज़ें, मतलब कोई 75% डिसेबल्ड है तो उसको आप ये 200 रुपये पे 300 रुपये भी नहीं दे रहे हो, है ना।
तो ऑल दिस थिंग्स आर द इशूज़ इन दिस, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए दैट पेंशन इज़ अ राइट फॉर वर्क डन बाय द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स ऑल्सो, है ना, उन्होंने भी काम किया है, उनका राइट है। आप उनको ये चैरिटीज़ ना समझें कि यू आर गिविंग देम चैरिटी, यू आर जस्ट गिविंग देम टू हैव अ डिसेंट लिविंग, एंड उनकी रिटायर्ड लाइफ जो रहे वो डिग्निटी के साथ रहे। दूसरा जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है थियोलॉजी बिहाइंड द तालिबान मिसोजिनी। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि तालिबान क्यों इतना मिसोजिनिस्टिक है। मिसोजिनिस्टिक मतलब जो विमेन से एक तरीके से नफरत करता हो। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि विमेन की कंडीशन जो है तालिबान के रिजीम में अच्छी नहीं है, ना उनको पढ़ने का अधिकार है, ना उनको कोविड में पढ़ने का अधिकार है, ना उनको काम करने का अधिकार दिया जा रहा है। तो वो करें क्या? सिर्फ घर में खाना बनाएं और ये सब प्रोडक्शन का काम करें। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे उठाई हैं, है ना। ऑथर का नाम है ए फैज़ुर रहमान। आपको मैं ऑथर का नाम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ कंटेंट आपको लगेगा तो आप समझ लें कि दीज आर दी ऑथर्स व्यू, है ना, तो ये जो भी है तो ये आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि देखो सबसे पहली बात तो ये है कि विमेंस ऑनर के नाम पे उनको एजुकेशन प्रोवाइड ना करना, या उनको अगेंस्ट मतलब उनके अगेंस्ट इस तरीके से स्टिग्मा रखना, उनको पढ़ने ना देने दिए जाना, उनको कहीं बाहर ना जाने देना, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी रॉन्ग। ऑब्वियसली बात है, ये सारी चीज़ें गलत है। दिस इज़ व्हाट दी ऑथर सेज। दूसरी चीज़ ऑथर ने लेकिन ये कही कि ये केवल और केवल ऐसा नहीं कि तालिबान की फिलॉसफी। ऑथर ने कहा कि ये फैज़ुर रहमान जी का ये कहना है कि केवल तालिबान नहीं है, दिस इज़ नॉट, तालिबान इज़ नॉट यूनिक इन दिस। देखो लिखा है तालिबान आर नॉट यूनिक। उनकी जो पैट्रियार्की, अगर हम उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे जो पोस्ट प्रोफेटिक स्कूल्स है मुस्लिम थॉट की, जैसे कि देवबंदी मौलवी हो गए, है ना, थानवी, जैसे एक देवबंदी मौलवी है अशरफ अली थानवी, उनका वो जो था सेक्सिज्म स्टार्ट हुआ था तालिबान, मतलब वो ये इसमें आपके उन्होंने कहा था, उन्होंने जैसे कहा था कि लड़कियों को ज्योग्राफी नहीं पढ़ानी चाहिए। अब देखो आप ये फिलॉसफी समझना, है ना, थानवी जी का कहना था कि ज्योग्राफी नहीं पढ़ानी चाहिए इनको गर्ल्स को। क्यों? क्योंकि इफ़ दे आर टॉट ज्योग्राफी दे दैट वुड हेल्प देम इन रनिंग अवे फ्रॉम होम बाय टीचिंग देम द लोकेशन एंड रूट्स टू द डिफरेंट टाउन्स। अल तबलीग में उन्होंने ये कहा था कि अगर आप उनको ज्योग्राफी पढ़ाते हो तो दे वुड रन अवे फ्रॉम द होम एंड इट विल हेल्प देम टू नो द लोकेशंस एंड रूट्स ऑफ द डिफरेंट टाउन्स। दूसरा देखो लिखा है थानवीज अल्मा मेटर दारुल उल्लम देवबंद believes that the co-education system of college and universities is having a number of evils and therefore undoubtedly unlawful। को एजुकेशन को तो अनलॉफुल बता दिया और एविल्स बता दिए, ठीक है ना। और इनफैक्ट दीनी यानी कि रिलीजियस क्लास जो है टू वुड बी डिसअलाउड ऑफ इट इफ को एजुकेट्स ग्रोन अप बॉयज़ एंड गर्ल्स इज अन इस्लामिक। उन्होंने कहा था कि को एजुकेशन होना जो है इट इज़ वेरी अन इस्लामिक इन नेचर, ठीक है ना। एंड सच क्लासेस कैन बी परमिटेड ओनली इफ देर इज़ अ पार्टीशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। तो एक पार्टीशन के बाद ही ऐसी क्लासेस की जा सकती हैं। तो आप समझ लो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा द सेम एंड्रोसेंट्रिज्म इज अंडरपिन्ड इन द वर्ल्ड व्यू ऑफ इंडियन क्लरिक वहीदुद्दीन खान हु इज़ अ पद्म विभूषण अवॉर्डी। पद्म विभूषण मिला है वहीदुद्दीन खान को। उनके बातों में भी आपको ये डिवाइड देखने को मिलेगा। उनका कहना है कि जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ। जेंडर इक्वलिटी एक मिथ है। क्यों? बिकॉज गॉड हैज़ मेड वुमेन डिफरेंट फ्रॉम मैन। एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट ही कंसीडर्ड, बट वुमेन डू नॉट हैव टू स्टडी व्हाट मेन स्टडी। वुमेन को पढ़ने की जरूरत नहीं है जो मेन पढ़ते हैं। मतलब यार समझ रहे हो, दिस इज व्हाट द थिंग इज। ऑथर का कहना है कि केवल तालिबान में ये चीज़ नहीं है, ये पूरा पैट्रियार्की, ये मिसोजिनी जो है वो ओवरऑल कुछ लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है ना। एंड ऑथर ने यहाँ पे एक अच्छी चीज़ और बताई, मैं आगे आपको बताता हूँ। आगे देखो, इफ द ग्रॉस सेक्सिज्म ऑफ कंजर्वेटिव मुस्लिम क्लेरिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड इज सिमिलर टू दैट ऑफ तालिबान, व्हाई इज इट ओनली दैट तालिबान हैव अ प्रॉब्लम। मतलब कि उनका कहना है कि बहुत सारे क्लेरिक्स ऐसे हैं, मुस्लिम क्लेरिक्स, जो ओवर द वर्ल्ड इस चीज़ को फैला रहे हैं, तो केवल तालिबान ही बुरा क्यों? वो ऑथर का ये कहना है। द आंसर लाइज इन द फैक्ट इज दैट, अब आंसर भी ऑथर करता है इस चीज़ को। अंतर ये है कि बाकी जो क्लेरिक्स हैं उनके पास पावर नहीं है, यहाँ पे तालिबान के पास पावर है टू डू ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। अब यहाँ पे देखो लिखा है ऑथर ने, द कैलस फ्लैग्रेंसी ऑफ द तालिबान्स मिसोजिनी and the disingenuously rationalized sexism of Muslim clerics are rooted in the same questionable hadith
ऑथर का कहना है कि यहाँ जो ये सारी चीज़ें हैं इसका रूट कॉज है हदीथ दैट आर प्रीच्ड इन मुस्लिम सोसाइटीज़ सच एज द वन इन विच प्रॉफिट इज कोटेड एज सेइंग। अब यहाँ पे हदीथ जो है, हदीथ का उन्होंने ज़रूर जिक्र किया है और कहा है कि ऑथर का कहना है, देखो ये पूरी चीज़ ऑथर ने लिखी है, ऑथर का नाम मैं फिर बता दूँ, ए फैज़ुर रहमान, ठीक है ना। तो हदीथ जो है बेसिकली तो उनका ये कहना है कि हदीथ जो है वो एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन निकालता है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आपके जो मतलब जो ये क्लरिक्स हैं वो उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो किताब अल बुखारी में देखो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे ऑथर ने मेंशन की, मैं उनको पढ़ भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। एंड दीज आर द थिंग्स जो ऑथर सेज की ऐसी चीज़ें हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे है ओवर 1000 पैंगोलिन्स पोज्ड एंड ट्रैफिक्ड इन इंडिया इन द पास्ट 5 ईयर्स। तो वर्ल्ड पैंगोलिन डे जो है वो 18 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि लगभग मतलब बहुत सारे पैंगोलिन्स हैं जिनका मतलब इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड किया गया 18 से 22 के बीच में। सबसे पहले तो पैंगोलिन्स के बारे में आपको बता दूँ, ये शाय होते हैं, हार्मलेस होते हैं और दे आर इन वर्ड्स मोस्ट ट्रैफिक्ड नॉन ह्यूमन मैमल हैं, दे आर द वर्ड्स मोस्ट ट्रैफिक्ड नॉन ह्यूमन मैमल हैं। एंड देर आर नियरली 8 वेराइटीज़, देर 8 वेराइटीज़ होती हैं पैंगोलिन की वैसे अगर आप देखें तो 4 जिसमें से एशिया में पाई जाती हैं, 4 एशिया में हैं। कौन कौन सी? चाइनीज़, सुंडा, इंडियन एंड फिलिपीन पैंगोलिन, 4 ये एशियन हैं। एंड ये सारी जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, दे आर ऑल क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और 4 अफ्रीकन हैं जिनको बोलते हैं ग्राउंड पैंगोलिन, जाइंट पैंगोलिन, वाइट बेलीड एंड ब्लैक बेलीड। ये आपके 4 जो है अफ्रीकन पैंगोलिन्स हैं, दे आर वल्नरेबल, ये वल्नरेबल हैं, ठीक है ना। अब इनका नंबर क्यों डिक्लाइन हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इलीगल ट्रेड। पेंगोलिन्स जो होते हैं, पेंगोलिन के जो स्केल्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ केराटिन, केराटिन से बने होते हैं। केराटिन वही मटेरियल है जिससे हमारे फिंगर नेल्स, हेयर, हॉर्न, ये सारी चीज़ें बनी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए इनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा इनको ट्रैफिक किया जाता है, ठीक है ना। और स्केल्स इनके ड्राई अप किए जाते हैं, फिर उसको पाउडर और पिल बनाए जाते हैं, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, इस कारण से ट्रैफिकिंग होती है। एशियन के नंबर कम हो रहे हैं तो अब लोग किधर जा रहे हैं? अफ्रीकन पैंगोलिन्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ये इनका एक डिफेंस मैकेनिज़्म भी होता है ना। ये डिफेंस मैकेनिज़्म के रूप में अपने बॉडी से एक फ्लूइड छोड़ते हैं, स्टिंकी फ्लूइड छोड़ते हैं, है ना, अपने आप को रोल कर लेते हैं कार्माडिलो जैसे, बॉल जैसे। एंड इनको स्केली एंट ईटर भी कहा जाता है, स्केली एंट ईटर भी कहा जाता है। तो ये आप चीज़ें याद रखिएगा। दूसरा इसमें टॉपिक है ट्रैफिक के रिगार्डिंग। ट्रैफिक आपको पता होगा कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है और ये बनाया गया था WWF और IUCN के साथ मिलकर के। WWF प्लस IUCN ने मिलकर के बनाया था। इसका काम वही है कि ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड जो प्लांट्स है, इट शुड नॉट थ्रेट देयर कंजर्वेशन। 1976 में इसको बनाया गया था एज अ ग्लोबल नेटवर्क। हेडक्वार्टर इसका कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में। द हेडक्वार्टर इज इन कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम। आप इसको याद रखिएगा। दीज आर द फैक्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर। MHA ने 2 ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, तो जिसमें खालिस्तान टाइगर फोर्स एक है एंड जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स दूसरी है, अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, 1967 के अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत, ठीक है ना। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको देखना है। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं जो हम डिस्कस करें। दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।